Assalamualaikum students, it's me Anna Ahmed. Welcome to my channel Educational and Skills. Students, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन, चैप्टर 5 रिप्रोडक्शन। अब बायोलॉजी के अंदर बाकी हमारे पास बच गए 4 चैप्टर्स, क्योंकि आज की वीडियो में मैं रिप्रोडक्शन कंप्लीट इन वन शूट पढ़ा दूँगी आपको। इसके बाद हमारे 4 यूनिट्स बच जाएंगे। मैं 5 पढ़ा चुकी, 4 बच गए, टोटल 9 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के अंदर। इससे पहले पाकिस्तान स्टडीज़ कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं, इंग्लिश कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं। मज़ीद भी आपको किसी भी जो है टॉपिक में कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्टेज। सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ी सी नज़र अगर घुमाएं मेजर कॉन्सेप्ट के ऊपर, सो मेजर कॉन्सेप्ट के ज़रिए ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले आता है मेजर कॉन्सेप्ट के अंदर इंट्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन हमारे चैप्टर का नाम है। ये रिप्रोडक्शन चीज़ क्या है, क्या होता है रिप्रोडक्शन में, ये सब कुछ हम इंट्रोडक्शन के अंदर, मैं आपको जस्ट इंट्रो करवाती हूँ इसका। सो इंट्रो के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन यहाँ पे है। अब रिप्रोडक्शन के पहले मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, मीन्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, दैन डेफिनेशन भी दे दूँगी। ठीक है, देखें, एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, वो एक इंडिविजुअल अपने जैसा ही एक इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करता है। आपको पता है रिप्रोडक्शन होती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी इंट्रोडक्शन है तो मुझे बताना है तो मैं बता रही हूँ आपको। अदरवाइज़ आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म अपने ही सेम काइंड का जो है इंडिविजुअल क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, सेम काइंड का, याद रहे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। उम्मीद है कि बात क्लियर हुई होगी। अब सेम काइंड का यहाँ हम क्यों कह रहे हैं कि सेम, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी दे दी है। Reproduction is the process by which an organism reproduce a new individual of the same kind. Same kind क्यों कह रहे हैं हम? Same kind बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही इंडिविजुअल क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। आपने कभी देखा है कि हाथी ने खरगोश का बच्चा दिया है? नहीं ना। सो हाथी ही देगा और खरगोश ही प्रोड्यूस करेगा। सो इसके अंदर ये मैंने आपको एग्जांपल देने का ये मेरा रीज़न था कि मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ इंट्रोडक्शन। बाकी ये वाला इंट्रोडक्शन आप लोगों ने पढ़ लेना है, अदरवाइज़ बात सेम ही है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि अगर आप लोग एक इमेजिन करें कि रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या इसके फ़ायदे हैं, रिप्रोडक्शन क्यों होती है, क्यों ज़रूरी है ये, सो इसका जवाब भी इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। मैं बता देती हूँ कि क्यों ज़रूरी है ये। देखें, जस्ट इमेजिन कि 100 ईयर्स तक कोई भी ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस ना करे। ठीक है, लाइक ह्यूमंस की ले लें आप, बाकियों को तो छोड़ें, ह्यूमंस को ले लेते हैं आप। ह्यूमंस 100 ईयर्स के बाद कोई भी हर ह्यूमन रिप्रोडक्शन करना क्या कर दे, बंद कर दे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, तो देन 100 ईयर्स के बाद क्या आप देखेंगे, क्या होगा इस अर्थ पे? ह्यूमंस कंप्लीट ख़त्म हो चुके होंगे 100 ईयर्स के बाद। अगर वो अब रिप्रोडक्शन अभी बंद करते हैं तो 100 ईयर्स के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, सब ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए ये आगे चलते रहें। अब अगर ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन ये करते रहते हैं, सो 100 ईयर्स के बाद अगर आप देखेंगे तो आबादी बढ़ी हुई होगी, ना कि कम होगी। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे। इंट्रोडक्शन हुआ हमारा कंप्लीट। कुछ मुश्किल लगा? कुछ भी मुश्किल नहीं था, मैंने आपको मिनटों में समझा दिया है। अब ऐसे ही हम मिनटों में बाकी सारे टॉपिक्स भी क्लियर करते हैं। कुछ भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल चैप्टर नहीं है। ज़रा कंफ्यूज होने के, बस फोकस होने की ज़रूरत है। कंप्लीट आपका फोकस इस वीडियो पे होना चाहिए, कंप्लीट फोकस। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन समझ में आया क्या है? अब इसके टाइप्स पे आ जाते हैं कि इसके भी किस्म है। ये 2 वेज के अंदर रिप्रोडक्शन होती है, एक एसेक्सुअली, दूसरी सेक्सुअली। अब ये इनके अंदर क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम पॉइंट इसके साथ साथ पढ़ते जाएंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो हम ऐसे एक एक पार्ट करके समझते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद वन पॉइंट। अब एसेक्सुअल, अब यहाँ तक मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताऊँ कि आप लोगों ने क्या करना है कि जितना मैं बता रही हूँ ना,
जस्ट उतना अपने दिमाग में बिठाते रहना है, ज़्यादा लिखने पे फोकस नहीं करना है कि मैं बताती जा रही हूँ आप जस्ट लिखते जा रहे हैं, ज़्यादा लिखने पे आप लोगों ने फोकस नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको रिटन नोट्स की पिक जो है वो लगा दूँगी वहाँ पे लास्ट में, ठीक है। सो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही लिखने पर ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा समझने में फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना समझने वाला है, फोकस लगाना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। सो विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है हमारे पास, देखिए रिप्रोडक्शन आपको पता चल गया क्या होती है। अब एसेक्सुअल क्या होता है वो हम देख लेते हैं। देखिए एसेक्सुअल के अंदर क्या, इसके अंदर लिखा हुआ है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट्स। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि गमेट्स क्या होता है, ठीक है। 3 अल्फाज होते हैं, एक गमेट्स होता है, एक होता है सेक्स सेल्स एंड एक होता है जर्म सेल्स। सो मैं इन तीनों को आपको कवर कर दूँ कि ये तीनों जो है ना क्या इनके अंदर डिफरेंस होता है। देखिए ये तीनों जो है ना ये एक ही चीज़ है, गमेट्स भी, सेक्स सेल्स भी, जर्म सेल्स भी एक ही चीज़ को कहा जा रहा है, ठीक है। सो ये याद रखना है आपने, ठीक है। सो इनके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि गमेट्स आ रहा है, कहीं सेक्स सेल्स आ रहा है, कहीं जर्म सेल्स आ रहा है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं पॉइंट ऑन द पॉइंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि विदाउट, देखिए आपको पता है रिप्रोडक्शन के आपका जो सेंस बना हुआ है, रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल के फ्यूजन से होती है, ठीक है ना। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही जो है ना पेरेंट होता है जो ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस कर रहा होता है, रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। अब कैसे कर रहा होता है वो हम आगे देखते हैं, बट इसके अंदर आप लोगों ने बस ये समझना है कि मेल और फीमेल का जो फ्यूजन है ना, उन दोनों फ्यूजन्स के बग़ैर जो है ना ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है, रिप्रोडक्शन हो जाती है विदाउट फीमेल और मेल फ्यूजन, ओके। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट पर। अब ये बिल्कुल उसका उलट है, क्योंकि अपोजिट में आपको पता है डिफरेंसेस में अपोजिट आता है। अब इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें इन दोनों के यानी मेल एंड फीमेल के, लाइक मेल दिस इज़ फीमेल एंड दिस इज़ रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि अब देखें, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये दोनों ही इन्वॉल्व होके एक न्यू इंडिविजुअल बनाएंगे, दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। इतनी बात समझ में आ गई, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि पॉइंट हमारे पास है ये वाला, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, इसके अंदर क्या हमें बताया गया है कि देखें इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, जैसा कि मैं बता चुकी कि इसके अंदर एसेक्सुअल के अंदर एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट से रिप्रोडक्शन हो जाती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल उसका उलट, ठीक है ना। अब इस टाइप के अंदर क्या होता है कि यूजुअली दो अपोजिट सेक्स के यानी कि दो अपोजिट जेंडर्स के जो है ना ऑर्गेनिज्म जो है ना वो इसके अंदर यानी दो अपोजिट जेंडर्स के पेरेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं, फिर वो दोनों मेल और फीमेल का फ्यूजन हो रहा होता है क्योंकि, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं थोड़ा ख़ुद भी कंफ्यूज हो रही हूँ समझाने में, बट उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी, ठीक है। सो अब इसके अंदर यहाँ पे अगर हम देखें तो द ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। इसकी एग्जांपल, अब मुझे एग्जांपल देने की ज़रूरत पड़ी है तो मैं यहाँ पे कह दूँ आप लोगों से, एसेक्सुअल जो होते हैं अक्सर यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। ये आपने बात समझनी है कि जो है ना ये एसेक्सुअल अक्सर यूनिसेलुलर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूँ एक अमेबा की, ठीक है ना। अमेबा की ले लूँ मैं एग्जांपल, तो ये अमेबा जो होता है ये क्या करता है हमारे पास, ये अपने जैसे ही क्या करता है, यहाँ पे ये एग्जांपल नज़र आ रही है, अपने जैसे ही इसने दो प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है, जो उसने नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस किया है वो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा पेरेंट, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, ज़रा भी मिस्टेक नहीं है, एग्जैक्टली सेम जो है ना नया ऑफस्प्रिंग्स भी बनेगा। अब बिल्कुल इसके उलट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। लाइक आप हैं, ठीक है, आप हैं और आपके पेरेंट्स हैं, आप या मदर के जैसे एग्जैक्ट मदर जैसे हैं या एग्जैक्ट फादर जैसे। अब आप लोग सोच में पड़ेंगे कि ना मैं बिल्कुल एग्जैक्ट मदर जैसा हूँ या जैसी हूँ, ना ही मैं फादर जैसी हूँ बिल्कुल। सो एग्जैक्ट आप ना मदर जैसे हैं ना फादर जैसे हैं। सो क्योंकि ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक बात समझ में आई कि अब
कैसे हम, अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि हम एग्जैक्ट सेम क्यों नहीं होते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या किसके अंदर होती है, यूनिसेलुलर्स के अंदर होती है, ठीक है। यूनिसेलुलर्स के अंदर एसेक्सुअल होती है और यूनिसेलुलर्स के अंदर डीएनए और इनका चक्कर नहीं होता है, ठीक है। सो इस वजह से क्या होता है हमारे पास कि ये बिल्कुल सेम होते हैं। अब हमारे पास सेम क्यों नहीं होते हैं वो अब मैं आपको समझाती हूँ। थोड़ा सा फोकस लगाना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा फोकस लगाएं, ठीक है। आपने पढ़ा था हेरिडिटी के बारे में, हेरिडिटी के बारे में सबने पढ़ा था भाई, जी बिल्कुल पढ़ा था हेरिडिटी के बारे में हमने, ठीक है। सो हेरिडिटी के अंदर आपने क्या सेल पढ़ा, जी बिल्कुल पढ़ा सेल, सेल आपने पढ़ा, सेल के अंदर आपने न्यूक्लियस पढ़ा, जी बिल्कुल पढ़ा, आप लोगों को याद आ रहा होगा न्यूक्लियस पढ़ा। फिर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पढ़ा आपने, क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए। अब बात आती है डीएनए का कॉन्सेप्ट काफ़ी सारे बच्चों के अंदर क्लियर नहीं होगा, क्रोमोसोम्स तक क्लियर होगा। डीएनए बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो सारी इन्फॉर्मेशन है, लाइक हमारे हेयर का स्ट्रक्चर, हमारे फेस का स्ट्रक्चर, हमारे हैंड्स का, हमारे लेग्स का, हमारी तमाम इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए के पास होती है। समझ में आ गई डीएनए का, ये आपको इतना समझ में आएगा। अब डीएनए का रिप्रोडक्शन में क्या काम, अब देखें जब रिप्रोडक्शन हो रही होती है ना तो डीएनए क्या करता है कि डीएनए समझे एक स्टूडेंट है, ठीक है ना। अब आप लोगों की तरह ये भी चीटिंग करता है, ठीक है। चीटिंग इसने की, चीटिंग करके इसने अपना पेपर आरएनए दिया, पेपर अब मैं कह रही हूँ इसको, मीन्स कि इसने अपनी कॉपी बनाई है एक आरएनए इसने बनाई, बट डीएनए क्या है, एक स्टूडेंट है बट नकल में कमज़ोर है। कहते हैं नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, वो डीएनए के पास नहीं है। डीएनए ने क्या किया कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आगे पीछे करके आरएनए में डाली। अब ये जो आरएनए है ना, डीएनए तो जिसका है पेरेंट्स का है तो वो उसी के अंदर रहेगा, बट आरएनए जो है ना वो मदर का भी फादर का भी ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो है क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो आरएनए के अंदर मिस्टेक है, चूँकि आपको पता है कि आरएनए के अंदर जो है मिस्टेक है, सो आरएनए के अंदर मिस्टेक है क्योंकि डीएनए ने मिस्टेक कर दी है। अब वो जो आरएनए की इन्फॉर्मेशन है ना वो हमारे अंदर जाएगी, हमारे आई का टेक्सचर वगैरह, हमारे बाल का टेक्सचर, सब कुछ जो है ना वो जो जैसा उसने डीएनए ने आरएनए के अंदर ट्रांसफ़र किया होगा ना वैसा ही हमारे अंदर आ जाता है, जिस वजह से हमारी चेंज हो जाती है, ठीक है। किस वजह से, क्योंकि डीएनए नकल में कमज़ोर है, ठीक है। इतना समझ लेना है आप लोगों ने, ठीक है। सो उम्मीद है कि यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। सो अब हम आ जाते हैं वेजिटेटिव, यहाँ पे प्रोपगेशन है ना, एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं कि हम कहाँ पे थे अभी। यस, हमने इनके जो है ना ये दोनों पार्ट्स पढ़ लिए, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब हम आ गए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टास, बैक्टीरियाज एंड प्लांट्स, ठीक है। आ जाते हैं अब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने समझ ली क्या होता है, कैसे होता है। अब उसका जवाब यहाँ पे आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर है बायफिजन, ठीक है। बायफिजन क्या होता है, फिजन की मीनिंग होती है तकसीम। क्या मीनिंग होती है, तकसीम। नोट डाउन कर लें या पेंसिल से बुक के ऊपर लिख लें, ठीक है। सो बायफिजन या स्प्लिटिंग की मीनिंग होती है तकसीम करना। मीन्स कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आपको लिखी हुई, आपको यहाँ पे ये दे रहे हैं, ये रही इसकी डेफिनेशन। सो यहाँ पे ये बायफिजन की जो है डेफिनेशन है, द स्प्लिटिंग ऑफ सेल इनटू 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड फिजन। अब कैसे देखें, यहाँ पे ये फिजन की यहाँ पे डेफिनेशन हो गई। अब इसके अंदर क्या है कि स्प्लिटिंग मीन्स कि क्या मैंने आपको बताया, मीन्स के तकसीम, ठीक है। तकसीम होना सेल का दो या दो से ज़ायद जो है सेल्स के अंदर, उसको हम कहते हैं क्या, फिजन। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी कि फिजन क्या है। अब आगे आते हैं, फिजन के भी दो पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं फिजन के, दो पार्ट्स हैं, एक है बाइनरी, एक है मल्टीपल। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, ये दोनों पार्ट्स हैं बायफिजन के, ठीक है। बाइनरी आपको बाइनरी से पता चल रहा होगा, बाइनरी मीन्स के 2। अब 2 से आपको ये पता चल रहा होगा कि एक सेल है वो 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी कि बाइनरी फिजन तकसीम, फिजन मीन्स तकसीम तो वो हो रहा है, लेकिन बाइनरी हो रहा है, मीन्स कि एक सेल 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे लाइक मैं इस पिक्चर को अगर मैं जूम करती हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि देखें
ये एक सेल है, यहाँ पे एक सेल थोड़ा सा बड़ा होके यहाँ पे 2 हुए, फिर कटिंग होके ये 2 बन गए। एक सेल था, इससे 2 सेल बन गए, तो क्या हुआ, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई। समझ में आ गई, इसके अंदर एक ही सेल इन्वॉल्व था। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात, समझ में आनी चाहिए। जितना कह रही हूँ उतना समझते जाएं, बस ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाइनरी फिजन की तरफ। बाइनरी फिजन नहीं, मल्टीपल फिजन की तरफ। मल्टीपल फिजन, जैसे कि आपको पता है बाइनरी फिजन का उल्टा मीन्स के एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे इंडिविजुअल्स के अंदर जो है क्या हो रहा है, 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के अंदर तकसीम हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सो उसको हम कहेंगे क्या, मल्टीपल फिजन। पिक्चर नहीं है, अगर पिक्चर मिल गई तो साइड में चला दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट बडिंग। बडिंग क्या होता है, अब इसके बडिंग के लिए आपने ज़रा समझना होगा, इस पिक्चर को समझना होगा। ये जो पिक्चर आपको दी हुई है, इस पिक्चर को आपने थोड़ा सा गौर लगा के समझना होगा, ठीक है। समझते हैं। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म में एक सेल है, ठीक है। बडिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर 1 पेरेंट सेल ही इन्वॉल्व होगा, ये आपने समझ लेना है, ठीक है। बडिंग होता क्या है, बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से एक नया इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करे, उसको हम कहते हैं बडिंग। अब ये जो उसी की बॉडी से एक नया ऑर्गेनिज्म निकला है, उसको हम कहेंगे कि वो बड है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ से समझते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म था, ये क्या था, ये एक ऑर्गेनिज्म था। आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी से इसने क्या किया, एक बड डेवलप किया। उस बड, ये नया बड है जो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, इसके अंदर मैं एक लाइन कर देती हूँ, ये नया बड है। ये ऑर्गेनिज्म वैसा का वैसा है जैसा ये यहाँ था, बट नया एक ऑर्गेनिज्म इसके अंदर प्रोड्यूस कर दिया, यहाँ चेन प्रोड्यूस कर दिया और फिर ये अलग हो जाएंगे। मीन्स ये क्या हुआ कि एक बड से इसने, यानी एक ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी से एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर दिया, इसको कहेंगे हम बडिंग। समझ आ गई बात, समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बायोस्पोर्स। यहाँ पे आते हैं, अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, बायोस्पोर्स। अब बायोस्पोर्स क्या है हमारे पास, भाई देखें। अब बायोस्पोर्स को समझने के लिए इस पिक्चर से समझेंगे हम, बाकी सब कुछ पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पिक्चर में सब कुछ हमें दिया हुआ होता है। ज़्यादा पिक्चर से समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैं यहाँ आपके सामने इंग्लिश पढ़ने बैठ जाऊँ, आप लोगों को समझ में तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इंग्लिश तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं ना। सो मेरा काम आपको एक्सप्लेन करना है। सो लेट्स जूम दिस पिक्चर एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अब मैं कह रही हूँ फोकस। जब मैं कहूँ फोकस तो आपका पूरा ध्यान इधर उधर से छोड़ के यहाँ आना चाहिए। समझ आएगी बात। अब लेट्स फोकस। इन दोनों को अलग अलग कर दें, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हो गए। अब इनके पार्ट्स याद रखने हैं। ये हाइफाई है, ये फुट सोर्स है, ये स्पोर्स हैं, ये स्पोरेंजियम है, ठीक है। अब इस पिक्चर से मैंने 2 सवाल इसके देखे MCQs में, ठीक है। सो इसी पिक्चर से वो आए हुए थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपको पिक्चर से एक्सप्लेन करूं ताकि उन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकें। नंबर 1 क्वेश्चन था कि स्पोर फॉर्मेशन में ये आपको दिया हुआ था, इसमें से आप जो है ना, इसके अंदर लेबलिंग नहीं थी, ये लेबलिंग आप समझे नहीं है। अब आप मुझे इनमें से बताएं कि इस फिगर में रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। जैसे ये नेमिंग नहीं थी, बस जस्ट इतना था। अब आप इनमें से मुझे बताएं कि इस पिक्चर में रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। मीन्स कि ऐसा कौन सा पार्ट है जिससे वो रिप्रोड्यूस कर रहा है एक नया इंडिविजुअल। बताएं भाई, बताएं। बहुत ईजी है, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या है हमारे पास, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कैसे है, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है, एक और सवाल कौन सा था कि इसके अंदर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ढूंढ के दिखाएं। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारे पास ये हाइफाई है। क्लियर हुई, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को हाफ हाफ सेक्शंस में डिवाइड कर दें। क्या होता है कि ये जो स्पोरेंजियम है अपने अंदर ये जो है कुछ ऐसे बॉल्स स्पॉट्स बना रहा होता है। बनाते बनाते जब ये भर जाता है तो अपने अंदर से इन स्पोर्स को निकालता है, फेंकता है। फिर हवा के ज़रिए ये स्पोर्स कहीं और फैलते हैं। यहाँ एक स्पोर्ट गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ।
ये जहाँ जहाँ स्पोर्स गिरेंगे वहाँ वहाँ ये एक ऐसा नया पौधा उगा देंगे, फिर उसके अंदर स्पोरेंजियम होंगे और स्पोर्स होंगे और ऐसे नए पौधे उग जाएंगे। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी, बात समझ में आ गई, ठीक है। स्पोर्स क्या करता है, स्पोरेंजियम क्या करता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है अपने अंदर, उसके अंदर एक प्रोसेस हो रहा होता है जिसके ज़रिए वो स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। स्पोर्स प्रोड्यूस हो गए, अपने अंदर से फेंक दिए ताकि वो नए स्पोर्स बना सके, ठीक है। फेंके तो हवा के ज़रिए वो फैल गए, हर जगह फैल गए, ठीक है। थोड़ी मस्ती की तरफ लेके जाएंगे ताकि आपको समझ में आए बात, बोर ना हो आप, ठीक है। आ जाते हैं अब हमारे पास जो है ना, यहाँ पे आ जाते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तरफ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, तो देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारे पास क्या होता है कि देखें, अब आपने कोई भी चीज़ उगानी है, लाइक फ्रूट वेजिटेबल कुछ भी उगाना है ना आपने, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो तरीक़ों से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगी, यानी कि प्लांट दो तरीक़ों से उगेगा, वेजिटेबल का हो, फ्रूट का हो, किसी भी चीज़ का हो, वो दो तरीक़ों से उगेगा। वो तरीके कौन से हैं दोनों, वो तरीके हैं, एक नेचुरली उगेगा, एक आर्टिफिशियली उगेगा। अब नेचुरली कैसे उगेगा, आर्टिफिशियली कैसे उगेगा, वो हम पढ़ते हैं कि वो कैसे उगेगा, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इस पूरे पैराग्राफ में जस्ट यही लिखा हुआ है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती क्या है बेसिकली, ठीक है। क्या होती है कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स या प्लांट्स को कैसे बढ़ाना है, या वो किन किन तरीक़ों से बढ़ सकते हैं, वो इसके अंदर हमने पढ़ा है। वो दो तरीक़ों से बढ़ते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। मैं काफ़ी ज़्यादा बड़े पैराग्राफ को इतनी शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस है, ये है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और ये है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि नेचुरल होता है और उसके अंदर कोई ह्यूमन की कोई हेल्प की नीड हमें नहीं होती। किसके अंदर, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर हमें किसी भी उसकी नीड नहीं होती, किसी भी ह्यूमन की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तरीके से हेल्प नहीं होती, बस आपने इतना समझ लेना है कि ह्यूमन की हेल्प के बगैर ये उग जाता है नेचुरल, और आर्टिफिशियल में हमें ह्यूमन एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब कैसे उग जाते हैं, अब हम सबसे पहले आ जाते हैं किस पे, नेचुरल पे, कि वो नेचुरली कैसे उगते हैं, ठीक है। नेचुरली उगने पे आ जाते हैं हम सबसे पहले। तो नेचुरली उगने में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि देखें, सबसे पहले आ जाएगा बायोस्टेम। बायोस्टेम कैसे उगते हैं, अब मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ कि बायोस्टेम कैसे उगते हैं। ये देखें, आपने देखा होगा कि कोई भी प्लांट है ना, कोई भी प्लांट है, वो बस आपने छोटा सा होता है, वो खुद ही ब खुद ही आगे स्टेम के ज़रिए, इस स्टेम से फिर ये खुद निकाल लेता है, यहाँ से भी खुद, यहाँ से भी खुद। आप लगाते हैं क्या, ये एक आपने प्लांट लगाया होता है, ये प्लांट है, ठीक है, वो अपने यहाँ से भी निकाल लेता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी निकाल लेता है अपने। क्या वो आप खुद से आर्टिफिशियली लगाते हैं, खुद लगाते हैं? नहीं, वो प्लांट जो है खुद निकालता है बाय स्टेम, उसको हम कहते हैं कि वो नेचुरली ग्रो कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे का हमारा टॉपिक है लीव्स। लीव्स के ज़रिए नेचुरली कैसे बढ़ता है, उसके ये फिगर के बगैर नहीं समझा पाऊँगी मैं। एक है बैरोफेलियम, ये बैरोफेलियम का प्लांट है, बैरोफेलियम का लीव है। ये क्या करता है कि अपने लीव्स में से ही छोटे छोटे प्लांट्स निकाल लेता है और फिर ऐसे रिप्रोडक्शन हो जाती है। समझ आ गई बात, समझ आनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, सकर्स। सकर्स किसे कहते हैं, इसको भी हम ज़रा यहाँ आके समझ लेते हैं, जूम करके समझ लेते हैं। स्टेम होती है, स्टेम्स के साइड में कुछ सकर्स उगरे होते हैं, लाइक ये हमारा प्लांट किसी और चीज़ का होता है, सकर्स किसी और चीज़ के उगरे होते हैं, मीन्स कि न्यू रिप्रोडक्शन हो रही होती है, उसको हम कहते हैं कि वो भी क्या हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, जितना पढ़ाया है उतना समझ लें, फजूल का दिमाग उड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, ज़्यादा फजूल जगहों पे दिमाग उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जितना कह रही हूँ उतना समझते जाएँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आर्टिफिशियल पे आ गए हम। आर्टिफिशियल थोड़ा सा मुझे जो है ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आर्टिफिशियल किस तरीके से हम अपने ह्यूमन एफर्ट से किस तरीके से उगा सकते हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ये हम आर्टिफिशियल इसको कटिंग के ज़रिए उगा सकते हैं, ग्राफ्टिंग के ज़रिए उगा सकते हैं, इसको हम
और रूट कटिंग, लेयरिंग, स्टेम कटिंग और एसेट्रा काफ़ी सारे इसके अंदर होते हैं, बट इसके अंदर कटिंग ग्राफ्टिंग 2 ही लिखे हुए हैं, ठीक है। सो मैं जस्ट 2 को आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। देखें, सबसे पहले कटिंग पे आ जाते हैं। होता क्या है बेसिकली कि हम क्या करते हैं कि हम लाइक रोज़ का प्लांट है, ठीक है, रोज़ का प्लांट है, आपने क्या किया कि कहीं से आप एक स्टेम ले आए। क्या चीज़ ले आए? आप एक रोज़ के प्लांट की स्टेम ले आए। किसकी? रोज़ के प्लांट की स्टेम ले आए। आप आए अपने गार्डन में, आपने वो स्टेम लगा दी। कुछ ही अरसे के बाद वो स्टेम बढ़ जाएगी और उसके अंदर काफ़ी सारे रोजेज़ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो ये है कटिंग बाय कटिंग। किस तरीके से यानी उसमें हमने मेहनत की। कौन सी मेहनत की? स्टेम लाए हम सबसे पहले, गार्डन में उसको लगाया, उसको सारा टेम्परेचर वगैरह दिया हमने, फिर वो उगा, उसको डेली पानी दिया, उसकी देखभाल वगैरह वगैरह जो भी हमने करनी होती है उसके अंदर ह्यूमन एफर्ट्स हमने लगाए। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको मैं ग्राफ्टिंग पे आने से पहले आपने मुझसे एक बात आपसे मैं पूछती हूँ, ठीक है। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आप लोग तो क्वेश्चन पूछते नहीं है कमेंट बॉक्स में मुझसे, सो मैं ही आपको बता देती हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है। लाइक अब मेरे पास एक यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, गौर से थोड़ा सा फोकस करें। ये एक प्लांट है। किस चीज़ का प्लांट है? ये मैंगो का प्लांट है। किस चीज़ का? मैंगो का यहाँ पे प्लांट है मेरे पास। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे ये मैंगो का प्लांट नहीं चाहिए, मुझे एप्पल का प्लांट चाहिए, वो भी इसी जगह पे। मेरे पास और जगह भी नहीं है, इसी जगह में मुझे चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी? क्या मैं इसकी जगह इसको हटा के एप्पल उगा सकती हूँ? उगा सकती हूँ? सोच में पड़ जाएंगे आप लोग। मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि उगा सकती हूँ या नहीं। मैं बताती हूँ कि उगा सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, हम उगा सकते हैं। कैसे उगा सकते हैं वो अब हम उस टॉपिक पे आते हैं कि कैसे मैं उगा सकती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो हम इस तरीके से ग्राफ्टिंग इसको कहते हैं हम ग्राफ्टिंग। किसको कहते हैं हम? ग्राफ्टिंग। कि हमारे पास जो है हमने कोई एक पौधा लगाया, उसको नीचे से काट दिया हमने। लाइक इस पिक्चर में हमें जूम करके नज़र आ रहा है कि जो हमने नीचे मैंगो, लाइक मैंने आपको एग्जांपल मैंगो की दी। लाइक मैंगो का ये प्लांट है ना, जो हमने काटा नीचे से, उसको कहेंगे स्टॉक। जो ऊपर से था, जो हमने एप्पल लगाया एग्जांपल के तौर पर, उसे कहेंगे सेक्शन में स्टॉक को मिक्स कर देंगे एंड देन वो हमें ओके बड़ा होके प्लांट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है हमारे पास लास्ट एंड लीस्ट टॉपिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्लोनिंग। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक टेस्ट ट्यूब लेबॉर्ट्री के अंदर, ये ऐसी कुछ टेस्ट ट्यूब होती है, यहाँ पे कुछ सही बनी नहीं है। टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं लेबॉर्ट्री के अंदर कोई प्लांट उगा सकती हूँ विदाउट एनी सीड? उगा सकती हूँ इस टेस्ट ट्यूब में? तो आप सोचने पड़ जाएंगे पता नहीं उगा सकते हैं या नहीं। तो इसका भी आंसर है यस, हम उगा सकते हैं, ठीक है। अब कैसे उगा सकते हैं उसका जवाब मैं आपको देती हूँ। क्या किया साइंटिस्ट ने? क्या किया कि जो है एक फ्लावर, लाइक इस फ्लावर, किसी भी किस्म का कोई भी फ्लावर था, उसका ले लिया एक टिश्यू। क्या ले लिया? टिश्यू। टिश्यू कौन सा होता है? टिश्यू वो नहीं जिससे हम मुँह साफ़ करते हैं, हाथ साफ़ करते हैं, वो वाला टिश्यू नहीं। जो सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, वो वाला टिश्यू। वो वाला टिश्यू, एक टेस्ट ट्यूब लिया। वो टिश्यू जो उन्होंने लिया प्लांट का, उन्होंने वो क्या किया कि इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। लाइक यहाँ पे ये सारा हमारे पास टिश्यू है, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी ताकि समझा सकूँ आपको। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि क्या डाला हमारे पास, एक टिश्यू डाल दिया एंड देन इसके अंदर हार्मोन्स, लाइक हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हार्मोन्स पढ़े थे, कौन कौन से ग्रोथ हार्मोन्स थे और भी काफ़ी सारे हार्मोन्स थे, वो सब इसको प्रोवाइड किए हमने। टेम्परेचर प्रोवाइड किया हमने, वाटर, सॉयल और भी जितनी चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड की। तो इसका रिज़ल्ट हमें साइंटिस्ट ने क्या बताया कि कुछ ही अरसे में उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक बेबी प्लांट उगाया। क्या उगाया? बेबी प्लांट, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो प्लांट उगाया और फिर वो जो है हमने ज़मीन पे उगा दिया और फिर वो एक लार्ज प्लांट बन गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि क्लोनिंग, इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम कम टाइम में, कम जगह में हम काफ़ी सारे प्लांट्स उगा सकते हैं। इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। उम्मीद है कि बात यहाँ तक समझ में आई होगी।
अब ए सेक्चुअल होता है यहाँ तक इख्तिताम पजीर, यहाँ तक, ठीक है। अब बारी आती है सेक्चुअल की। सेक्चुअल क्या होता है हमारे पास? अब आ जाते हैं सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ज़रा मेजर कॉन्सेप्ट की तरफ हम एक बार फिर से नज़र दौड़ा लेते हैं। ये हमारे पास हमारा मेजर कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ए सेक्चुअल पढ़ लिया, अभी हम सेक्चुअल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सो आगे अभी काफ़ी कुछ रहता है, सो वेट फॉर इट, ओके। आगे बढ़ते हैं, आते हैं सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी जो है ना मुश्किल पिक्चर दी हुई है, ठीक है। थोड़ी सी आप लोगों को ये मुश्किल दी हुई है, बट मैं आपको इसकी इजी वाली पिक्चर साइड में लगा दूँगी, ठीक है। साइड में इसकी इजी वाली पिक्चर लगा दूँगी, अदरवाइज़ फ़िलहाल तो मुझे इसी में से पढ़ाना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली प्लांट्स के अंदर प्लांट्स के पार्ट्स हैं। इसके सबसे पहले इसके अंदर आपको प्लांट्स के पार्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, वो आपने याद रखनी है, जहन नशीन कर लेनी है, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों मिलके पिस्टल बनाते हैं। पिस्टल वो वाला आर्टिशन टिश्यू वाला पिस्टल नहीं, इन तीनों को मिला के हम इन सबको पिस्टल कहेंगे। मीन्स कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब ये कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि स्टिग्मा कौन सा होता है, ओवरी स्टाइल कौन सा होता है, ओवरी कौन सी होती है, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये आपको एक नज़र आ रही है, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, एक ये चीज़ है स्टिग्मा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो इसके अंदर है, ये लाइन आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास होता है स्टाइल। ये जो है ना, ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो बॉक्स सा बना हुआ है, ये है ओवरी। समझ में आ गया? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी समझ में आ गया। यही मिलके बनाएंगे क्या? पिस्टल। पिस्टल बनाएंगे ये मिलके। फिर पिस्टल क्या होगा हमारे पास? ये आपने बात याद रखनी है कि इस फ्लावर के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मिलके पिस्टल बनाएंगे। और पिस्टल हमारे पास क्या है? पिस्टल हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है। समझ में आ गई आपको बात? ऑफ प्लांट। पिस्टल हमारे पास क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है। इतना समझ में आपको आ गया? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी मैं नोट डाउन कर देती हूँ पिस्टल के आगे कि ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये आपको समझ में आ गया कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? पिस्टल। और पिस्टल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इनके क्या क्या काम होते हैं अभी मैं वो भी बताती हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने और से थोड़ी सी नज़र दहानी आप लोगों ने करनी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समझ में आ गए आपको? ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ना, ट्यूब जैसी, ये पोलन ट्यूब है। ये क्या है? पोलन ट्यूब है हमारे पास। फिर उसके बाद एंथर एंड फिलामेंट। ये जस्ट आप एंथर क्या है इसको, एंथर और फिलामेंट। एंथर है ये येलो येलो आपको जो ऊपर ऊपर नज़र आ रहा है ना इसके, ये है एंथर। और ये जो नीचे लाइन जा रही है ना इसकी, ये वाली ये वाली ये वाली, ये सब जो है ना क्या है? ये फिलामेंट है। ये दोनों एंथर और फिलामेंट, यानी ये येलो वाली मुकम्मल जो लाइन है ना, ये येलो वाली जो मुकम्मल लाइन है ना, ये एंथर और फिलामेंट, ये स्टैमेन कहलाती है। मुकम्मल लाइन स्टैमेन कहलाती है। और स्टैमेन क्या कहलाता है हमारे पास? स्टैमेन हमारे पास कहलाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक ही प्लांट के अंदर फीमेल भी है, मेल भी है। अब ये रिप्रोडक्शन करते कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, ये होते हैं हमारे पास बेसिकली पोलन ग्रेन। बेसिकली ये जो होते हैं ना, ये वाले, ये हमारे पास होते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन भी कह सकते हैं, या मेल सेक्स सेल्स, या मेल गमेट्स, या मेल जर्म सेल्स भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब मेल गमेट्स आपको पता चल गया कहाँ होते हैं? ये स्टैमेन, एंथर और फिलामेंट मेल गमेट होते हैं, ठीक है। फीमेल गमेट कहाँ है? फीमेल गमेट होते हैं ओव्यूल के अंदर। ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या है? ओवरी कहाँ पे है? ये रही ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर
फीमेल गवर्नमेंट है, FG से मैंने इसको डोनेट कर दिया है, फीमेल गवर्नमेंट है। ये इसका जो है सारा स्ट्रक्चर है। ये इतना ज़रूरी नहीं है, आप लोगों ने पढ़ लेना है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, ठीक है। उम्मीद है कि बात यहाँ तक समझ में आपको आ गई होगी। सो मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है बेसिकली हमारे पास, देखें। वेट पहले मैं आपको बताऊं कि इस प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन होती कैसे है, मैं आपको ये बताऊं सबसे पहले। देखें अब होता क्या है बेसिकली कि पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन को उर्दू के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि पॉलिनेशन जो होती है हमारे पास, ये देखें पॉलिनेशन किस प्रोसेस को कहते हैं, पॉलिन ग्रेन्स का। यहाँ पे मैंने आपको पॉलिन ग्रेन्स पढ़ाए थे ना, ये पॉलिन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक जाना, यहाँ पे ये एंथर से स्टिग्मा तक जाना किसका, पॉलिन ग्रेन्स का, पॉलिन ग्रेन्स का, ठीक है। पॉलिन ग्रेन्स का कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा तक जाना, यानी एंथर ऑफ द स्टैमेन एंड स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, यहाँ तक जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो किस्म की होती है हमारे पास, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को समझ लेते हैं, बहुत ही ईजी है, समझ लेते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया ये स्टिग्मा होता है, ये एंथर होता है, ये पॉलिन्स होती हैं। पॉलिन्स क्या होती हैं, छोटे छोटे इनमें से ट्यूब्स निकलते हैं, ठीक है, ये होती हैं पॉलिन्स। यहाँ पे आपको साफ साफ ये डायग्राम नज़र आ रहा है। अब होता क्या है कि ये जो पॉलिन ग्रेन्स होती हैं ना, ये जो है ना खुद ही जाती हैं स्टिग्मा तक। स्टिग्मा के अंदर एक ग्लू टाइप का फ्लूइड उस स्टिग्मा के अंदर चिपका हुआ होता है। जैसे ही पॉलिन ग्रेन्स उसके ऊपर जाती हैं, चिपक जाती हैं ऊपर, वो क्या करता है, उनको खा लेता है, गिरक लेता है अंदर, अपने अंदर ओवरी, जो इसके अंदर ओवरी है, ठीक है। ये अपनी ओवरी के अंदर क्या करता है, पहले ये पॉलिन ग्रेन्स खुद ही क्या करते हैं, हवा से किसी भी चीज़ से वो खुद ही चले जाते हैं यहाँ तक स्टिग्मा पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा दूरी नहीं है, खुद ही चले जाते हैं और यहाँ पर स्टिग्मा चिपका लेता है और उनको अंदर ले लेता है। अंदर क्या है, ओवरी है। ओवरी क्या है, मैंने पहले आपको समझाने की वजह क्या थी, ओवरी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। फीमेल एंथर क्या है, मेल एंथर से ये पॉलिन ग्रेन्स एंथर से निकले, स्टिग्मा में गए, स्टिग्मा से यहाँ गए। अब क्या हुआ कि मेल एंड फीमेल गमेट्स मिल गए। मेल गमेट्स एंथर था, ठीक है, स्टेमिन मेल गमेट था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, और ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दोनों जब आपस में मिल गए, यानी दोनों में जब मर्ज हो गया, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगी फर्टिलाइजेशन। अब मैं आपको एक प्रोसेस समझाती हूँ, आपने पहले वो समझना है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कैसे है बेसिकली, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो है मेल होता है एंड फीमेल होते हैं, दोनों जब मर्ज करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है हमारे पास, और फिर फर्टिलाइजेशन बढ़ के एम्ब्रियो बनती है। प्लांट्स का ये जो है साइकिल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी, जितना कह रही हूँ उतना समझना है। पहले मेल फीमेल मिले, फ्यूजन हुआ मेल फीमेल के अंदर, फिर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो गई। फर्टिलाइजेशन जब बड़ी बीच में भी ना फर्टिलाइजेशन बड़ी, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट, फिर जाइगोट बड़ा होता जाएगा और फिर ये एक एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। और फिर एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, फिर एक एम्ब्रियो न्यू इंडिविजुअल में तब्दील हो जाएगा। साफ़ सुथरा बना लेती हूँ, यहाँ पे मैं एक चार्ट देखें, मेल फीमेल दोनों का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुई हमारे पास, जैसे कि प्लांट के अंदर में देखिए ओवरी के अंदर हुई। जब मेल और फीमेल मिले तो फर्टिलाइजेशन हुई, फिर जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट को मुझे बताने की नीड नहीं है, जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट के बाद क्या बनेगा हमारे पास, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। एम्ब्रियो बनाओ, फिर एम्ब्रियो एक न्यू इंडिविजुअल में तब्दील हो जाएगा। क्लियर। एक्चुअली यहाँ पे मैं फिंगर्स से लिख रही हूँ ना, तो इस वजह से राइटिंग मेरी कुछ सही नहीं आ रही है, इस वजह से नहीं आ रही है, ठीक है। बाय द वे अगर मैं टेक्स्ट की तरह लिखूँ तो वो राइटिंग ज़्यादा सही आती है, बट ऐसे समझाने में मुझे ज़्यादा सही लगता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन समझ में आ गई किस तरीके से होती है। अब है क्रॉस पॉलिनेशन।
क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे मुझे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है मैं वो समझा लेती हूँ आपको सबसे पहले। सो यहाँ पे मैंने रिटन कर दिया कि 2 एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के, यानी क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर हमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर कि ट्रांसफ़र होते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं पॉलन ग्रेन्स कहाँ से, एंथर ऑफ स्टेमन, यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक, एंथर से स्टिग्मा तक, बट उसी सेम फ्लावर में। अब क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है कि एंथर से स्टिग्मा तक तो ये ट्रांसफ़र होते हैं, बट 2 अलग अलग फ्लावर्स के अंदर। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके लिए हमें एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, एजेंट के जो इस पॉलिनेशन करवाने में हमारी हेल्प करे। एजेंट 2 तरीके के होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे रिटन कर दिए हैं। 2 तरीके के होते हैं, ए बायोटिक है और एक है बायोटिक, ठीक है। ए बायोटिक नॉन लिविंग एंड बायोटिक लिविंग होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब किस तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग कैसे एजेंट होते हैं, कैसे लेके जाते हैं, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। सो जस्ट रिलैक्स, ओके, फोकस, रिलैक्स करें, ज़्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर जस्ट फोकस करें। मैं सब चीज़ें क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे अभी। ये 2 फ्लावर्स हैं, लाइक ये 2 फ्लावर्स बहुत दूर दूर हैं, आपको यहाँ पे करीब करीब नज़र आ रहे हैं, लेकिन समझे कि बहुत दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर हैं। सो होता क्या है बेसिकली कि एंथर आपको पता है क्या होता है, ये वाले एंथर जो होते हैं इनमें से निकलते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स अपने ही स्टिग्मा में अब नहीं चिपकेंगे, वो क्या करेंगे कि हवा लगेगी, हवा लगेगी, ये जो एंथर है पॉलन ग्रेन्स हैं इसके, ये उड़ेंगे, हवा लगेगी, उड़ेंगे, तो ये दूसरे यहाँ तक जाके फिक जाएंगे, यहाँ पे फिक जाएंगे मीन्स के दूसरे फ्लावर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। सो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुँच गए, ये हवा के ज़रिए पहुँच गए। अब क्या होगा, बारिश आएगी, बारिश के साथ ये वाटर के साथ बह जाएंगे। फिर क्या होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि बर्ड्स आए, कोई बर्ड्स आए इस फ्लावर पे बैठे, उन्होंने क्या किया कि उनके पैरों में ये एंथर चिपक गए, पॉलन ग्रेन्स चिपक गए, ठीक है। फिर वो जाके दूसरे फ्लावर पर बैठी, स्टिग्मा पर बैठी, और ये क्या हुआ कि स्टिग्मा में चिपक गए, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कोई इंसेक्ट बैठा हो इस पे, एंथर पे बैठा हो, पॉलन ग्रेन पे बैठा हो, और वहाँ से क्या हुआ, फिर उड़ा और दूसरे पे गया और स्टिग्मा पे चिपक गया, या स्टिग्मा पे बैठा तो वहाँ पे आ गया। ये उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। अब इसी को कहते हैं कि ये एजेंट्स हैं, लाइक मैंने आपको बताया कि नॉन लिविंग थिंग, वाटर एंड विंड, यानी 2 हवा और पानी के ज़रिए जो गए, हवा और पानी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो हवा और पानी के ज़रिए जो गए वो एबायोटिक एजेंट्स थे। जो बर्ड और इंसेक्ट के ज़रिए गए वो बायोटिक थे, लिविंग थिंग्स थे वो बायोटिक एजेंट हुए। बात समझ में आ गई है आपको, उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे सारा साइकिल आपको बताया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको सारा साइकिल बताया गया है कि किस तरीके से एंथर टू स्टिग्मा जाते हैं, अंदर दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है, फिर जाइगोट बनते हैं, एम्ब्रियो बनते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे देखें, एम्ब्रियो है, फिर सीड्स हैं, फिर यहीं कहीं पे जाइगोट मिलेंगे, यहाँ पे सब कुछ जो है ना ये मर्ज करके लिख दिया गया है, ठीक है। ये लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावर है, सही है। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं लाइफ साइकिल ऑफ जो है प्लांट आपको यहाँ पे क्लियर कर चुकी हूँ। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है फ्रूट फॉर्मेशन, यानी कि फ्रूट कैसे बनता है। देखें, अब बात वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पे छोड़ी थी, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। फ्रूट हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से मिलेगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से नहीं मिलेगा। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लाइक स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से ये स्टिग्मा यहाँ तक पॉलन ग्रेन्स चिपके, यहाँ पर हमने बात शुरू की थी कि स्टिग्मा में चिपक जाएंगे आके पॉलन ग्रेन्स हो किसी भी तरीके से, ठीक है। फिर ये इनको अंदर खा लेगा और अंदर इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। इनको मैं थोड़ा सा वेट जूम करती हूँ, ठीक है। इनके अंदर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, क्योंकि मेल गमेट और फीमेल गमेट दोनों मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी आगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे बनते जाएंगे। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि फर्टिलाइजेशन हुई, ये यहाँ पे जाइगोट बना, आगे जाके वो एम्ब्रियो बना, और आगे जाके ये फ्रूट में तब्दील हो गया। ओवरी कहाँ गई, अंदर जो ओवरी थी, ओव्यूल के अंदर जो ओवरी थी वो कहाँ गई,
वो सीड्स के अंदर तब्दील हो गई। ये क्वेश्चन आएगा, इसीलिए बताया है कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिटन भी कर देती हूँ एक बार, ओव्यूल इज इक्वल टू सीड, मैंने यहाँ पे रिटन कर दिया है, ठीक है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ओव्यूल जब सीड में तकसीम हुआ तो अब सीड का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे हम। सो यहाँ पे सीड का स्ट्रक्चर हम पढ़ लेते हैं कि सीड का स्ट्रक्चर कैसे बना, क्या होता है इसके अंदर, सब कुछ वो भी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे इसके ज़रिए। अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये रिटन भी कर दिए हैं कि सीड हैव 3 पार्ट्स, सीड कोट, एम्ब्रियो और कॉटिलेडन, ठीक है। कौन कौन से पार्ट होते हैं अब इनको मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। वेट मैं इनको जूम करती हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास सीड है एक, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये एक सीड है। कौन सा सीड है? बीन सीड है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर की लेयर नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर की लेयर है ना, ये सीड कोट है, ठीक है। ये सीड कोट है। अब आपको ये बीच का हिस्सा नज़र आ रहा होगा, ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये एम्ब्रियो है। क्या है? सीड कोट, ये सीड कोट है, ये एम्ब्रियो है, ये वाला एम्ब्रियो है, ठीक है। बीच का जो सेंटर है ना, वो क्या है? हमारे पास एम्ब्रियो है। इसके अंदर जो येलो येलो, ऑरेंज ऑरेंज, ग्रीन ग्रीन सा आपको ये जो फ्लूइड नज़र आ रहा है ना, ये कॉटिलेडन है। बात समझ में आई? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 3 पार्ट्स होते हैं, सीड कोट, एम्ब्रियो, कॉटिलेडन। कॉटिलेडन ये सारा समझ में आ गई बात? उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन क्या होता है? इतना मुश्किल अल्फाज है ये, है क्या, क्या होता है वो बताती हूँ मैं। जितना मुश्किल अल्फाज लग रहा है उतना नहीं है। जर्मिनेशन हम कहते हैं उगाने को, ठीक है। अभी मैं उसके ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन उगाना ही लिखा है, ठीक है। जर्मिनेशन की उर्दू में मीनिंग होगी उगाना, सीड को उगाना, बीज को उगाना, ठीक है। अब उसकी कंडीशन, टर्म्स, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सब कुछ यहाँ लिखा है। अब है टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। 2 तरीक़ों से उगता है प्लांट भी। कौन कौन से तरीके हैं? आखिरी टॉपिक है इस वीडियो का, क्योंकि अगला टॉपिक मैं अभी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैंने सोचा था कि 1 शूट में आपको ये मैं वीडियो पढ़ा बता दूँगी, बट मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। अब मेरी एनर्जी अब मेरे अंदर और नहीं है कि मैं आपको ये पूरा, और मेरी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। सो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊँगी आपको। ये इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही जल्द अपलोड कर दूँगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप लोग भी बहुत थक गए होंगे, मैं भी बहुत थक गई हूँ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करेंगे हम। तो टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन क्या होता है? अब देखें, 2 किस्म के टाइप्स होते हैं। एक होता है एपिजियल जर्मिनेशन, एक हाइपोजियल जर्मिनेशन। अब दोनों में एपी मीन्स होता है अबव, जियो मीन्स अर्थ। अब पहले एपिजियल जर्मिनेशन को समझ लेते हैं। बेसिकली ये क्या होती है? नॉर्मल प्लांट्स जो हमने देखे हैं कि ये हमारे पास ज़मीन है, ये ज़मीन है आपकी, ये पौधा है, आपने यहाँ बीज डाला, ये पौधा उगा, यहाँ पे ये सारी हो गई रूट्स, और यहाँ पे फ्रूट्स सारे लग गए, जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी थे यहाँ लग गए, और ये हो गया एपिजियल जर्मिनेशन हो गई है। ये क्या होता है एपिजियल के? ज़मीन के ऊपर पौधा उगता है, उसको कहते हैं एपिजियल। अब हाइपोजियल, एपिजियल का बिल्कुल उलट, ज़मीन के नीचे उगता है ये पौधा। अब नीचे कैसे उगता है? ऊपर वाले जो बाकी सारे नॉर्मल जो प्लांट्स आपने देखे होंगे, नीचे कैसे उगता है? नीचे की मैं आपको एग्जांपल अगर दूं तो वो है पोटैटोज़। पोटैटोज़ वो ज़मीन के अंदर उगते हैं। अनियन ज़मीन के अंदर उगता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर उगती हैं, लाइक कैरेट, लाइक शायद मूली भी नीचे ही उगती है, वो उसका मुझे पता नहीं है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है कि ये हमारे पास ज़मीन है, ये हमारे पास पौधा है हमारा, ठीक है। ये पौधा है हमारा, ये जो है ये हमारे पास एपिजियल हो गई, ठीक है। अब ये ज़मीन है, यहाँ पे अनियन वगैरह हमने यहाँ सीड बोया, सो ये नीचे ही अंडरग्राउंड, यहाँ पे थोड़ा सा आपको तना नज़र आएगा इसका, ठीक है ना, लाइक ये ज़मीन
हल्का सा आपको छोटा सा तना नज़र आएगा, ये आपने यहाँ सीड डाला था, ठीक है, हल्का सा तना नज़र आएगा। बाकी ये जो भी फ्रूट वगैरह है ना, जो भी आपने वो चीज़ उगाई है ना, वो ज़मीन के अंदर उगेगी, ठीक है। उसको कहते हैं लाइक कैरोट, लाइक कुछ भी, वो ज़मीन के अंदर उगेगी, उसको कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन, और ये नेचुरल होती है, ठीक है। इसके अंदर, इस टाइप के अंदर नीचे उगते हैं, हाइपोजियल के अंदर, एपिजियल के अंदर ऊपर उगते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे बहुत ही थोड़ा सा चैप्टर बच गया है। मेरी अगली वीडियो इंशाल्लाह 15 मिनट्स में मैं कवर कर लूँगी। आज की वीडियो मेरी पूरे 1 आवर की वीडियो है, और बहुत मुश्किल से मैं 1 आवर कंसिस्टेंसी से बैठ पाई हूँ, और अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। सो आप लोग भी थक गए होंगे। टेक रेस्ट, टेक ब्रेक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।